नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार। मैं हूं साक्षी बत्रा। हर रोज की तरह आज भी एक खास मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद होंगे। एक खास कंपनी के बारे में हम चर्चा करेंगे। मेघमानी ऑर्गेनिक्स है आज की कंपनी और कंपनी के एमडी आशीष सोपरकर जी हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे और हम उनसे चर्चा करेंगे उनकी कंपनी के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स या परफॉर्मेंस के बारे में और आगे की कंपनी के विजन के बारे में भी। सभी चीजों के बारे में चर्चा होगी अगले आधे घंटे के दौरान। लेकिन फटाफट से एक बार मार्केट्स पर नजर डाल लेते हैं। इस बार भी अभी रुझान देखने को मिल रहा है काफी पॉजिटिव। 9453 के ऊपर इस वक्त निफ्टी ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। सेंसेक्स में अगर आप देखेंगे तो आधे % तक की मजबूती अभी भी देखने को मिल रही है। जो बीच में थोड़ा ब्लिप आया था, एक बार वापस से रिकवरी देखने को मिल रही है मार्केट्स में। पार्टिसिपेशन ज्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स से नहीं आ रहा है, भले ही लार्ज कैप्स आज ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। और परफॉर्मेंस स्पेस में सबसे आगे एफएमसीजी शेयर्स हैं, जहां से आज सबसे ज्यादा सपोर्ट मार्केट्स को मिल रहा है। आईटीसी इस वक्त 300 का स्तर पार कर चुका है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बैंकिंग आईटी में वीकनेस देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी ओर जो निफ्टी के गेनर्स हैं आप देख सकते हैं, आईटीसी इस वक्त भी 302 के स्तर को पार कर चुका है। करीब 0.6% तेजी के साथ यहां पर कामकाज हो रहा है। जी एंटरटेनमेंट में करीब 2% तक की तेजी है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज 1.5% ऊपर है। अदानी पोर्ट में भी 1.5% तक की तेजी है। आईबी हाउसिंग फाइनेंस या भारतीय इंफ्राटेल को आप देखेंगे तो यहां पर भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी ओर जहां से कंपनी जिन शेयर से यहां पर ड्रैगिंग मार्केट को फैक्टर देखने को मिल रहा है वो है बैंकिंग स्पेस से। एसबीआई लार्जेस्ट बैंक अगर आप देखेंगे 0.4% तक की वीकनेस इस वक्त दिखा रहा है। फार्मा स्पेस से ल्यूपिन में करीब 3% तक का वीकनेस देखने को मिल रही है। एसीसी पे भी इस वक्त देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत ड्रैग। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो मेघमानी ऑर्गेनिक्स के नतीजे भी आ चुके हैं। मुनाफा जो है 23.7 करोड़ तक का रहा है और ये पिछले साल के मुकाबले स्लाइटली डिप होता हुआ नजर आया है। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने 40 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया है। आय यहां पर इंप्रूवमेंट के तौर पर होते हुए नजर आ रही है। इस वक्त शेयर पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। फाइन प्रिंट देखना होगा किस तरीके के नतीजे आए हैं। लेकिन इनिशियल रिएक्शंस जो मार्केट्स रीड कर रहे हैं इन रिजल्ट से थोड़ा बहुत डिप जरूर देखने को मिल रहा है। इस वक्त 0.3% नीचे 38 के लेवल्स पर कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। 386 के लेवल्स पर देखने को मिल रहा है कंपनी की आय। Q4 की आय जो है 386 करोड़ की है। यहां पर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट पिछले साल के मुकाबले देखने को मिल रहा है क्योंकि 378 करोड़ तक के रेवेन्यूज कंपनी ने पिछले साल इसी क्वार्टर में कमाए थे। यहां पर एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 386 करोड़ तक का रेवेन्यूज क्लॉक इन किए हैं। 23.7 करोड़ तक के मुनाफा रहा है जो कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा डिप है क्योंकि पिछले साल 24 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कंपनी ने कमाया था। अब देखना होगा मार्जिन्स कैसे रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ किस तरीके की रही है, जो सेगमेंटल परफॉर्मेंस है कंपनी की वो किस तरीके की रही है। आज हमारे साथ मेघमानी ऑर्गेनिक्स के मैनेजमेंट भी मौजूद होंगे और उन्हीं से बारीकियां भी समझेंगे और आपको बताएंगे कि जो डिप देखने को मिला है खासतौर पर बॉटम लाइन फ्रंट पर ये किस नतीजों की वजह से देखने को मिल रहा है। लेकिन आज नतीजे भी आने वाले हैं गेल के। कैसे रह सकते हैं ये नतीजे, ये जान लेते हैं। सीधा चलते हैं न्यूज रूम। संदीप भी हमारे साथ मौजूद है। संदीप बताइए, गेल में क्या कुछ अनुमान आपने लगाया है नतीजों पर? शुक्रिया साक्षी। देखिए, सबसे पहली बात तो नंबर्स को क्वार्टर यानी कि सीक्वेंशियल आधार पर कंपेयर करना ज़्यादा मीनिंगफुल होगा। ठीक है। हमारा ऐसा अनुमान है कि जो रेवेन्यूज फ्रंट पे 7.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल सकती है। अबिड्डा में करीब 11.5% के आसपास की जो क्वार्टर बढ़त है वो देखने को मिलेगी और मुनाफा अबिड्डा से ज़्यादा करीब 15% के आसपास बढ़ेगा। देखिए, ये कंपनी 5 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है जिसमें खासतौर पे एक तो गैस ट्रांसमिशन, गैस ट्रेडिंग, एलपीजी का सेगमेंट है और उसके साथ साथ पेटकेम, ये कुछ मुख्य सेगमेंट है जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है। और इस बार गैस ट्रांसमिशन और ट्रेडिंग की बात करें तो दोनों के जो वॉल्यूम्स है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। ज़्यादातर एनालिस्ट जिनसे हमारी बात हुई उनके मुताबिक ट्रांसमिशन वॉल्यूम्स 105 MCMD और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं वो 84 MCMD के आसपास रहेंगे। इस बार इन्होंने जो गैस ट्रांसमिशन के टैरिफ्स हैं उसमें एक अपवर्ड रिवीजन भी किया था, जिस वजह से इस बार जो गैस ट्रांसमिशन सेगमेंट है वहाँ से अच्छे ट्रैक्शन की उम्मीद ज़्यादातर एनालिस्ट करके चल रहे हैं। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड जो गैस ट्रेडिंग कारोबार है, जनवरी में जो LNG के प्राइजेस थे, चूँकि ये स्पॉट कार्गोज भी ऑपरेट करते हैं तो वो उनमें डिप देखने को मिला था, जिस वजह से इस बार ज़्यादातर एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि शायद जो ट्रेडिंग कारोबार है उसमें इनको घाटा होता हुआ दिखेगा। इन्वेंट्री लॉसेस कितने आते हैं वो काफ़ी हद तक निर्भर करेगा कि इनका जो मुनाफा है वो किस स्तर पर देखने को मिलता है। लेकिन जो बाकी सेगमेंट्स की बात है जिसमें LPG, जिसने Q3 में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया था,
था, इस बार एक तो इन्होंने अपनी कीमतें जो है वो बढ़ाई है और दूसरा इनकी जो लागत है वो कम हुई है, क्योंकि जो डोमेस्टिकली जो गैस के प्राइजेस हैं वो नीचे की ओर रिवाइज किए गए थे, जिससे इनकी लागत कम हुई है, जिस वजह से एलपीजी सेगमेंट इस बार भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। चौथा जो बड़ा सेगमेंट है वो है पेटकेम का। वहाँ पे एक तो जो वॉल्यूम्स है वो इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, क्योंकि इनके पाता 2 एक इकाई है जहाँ पे इन्होंने दोबारा से प्रोडक्शन शुरू किया है, तो उस वजह से वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखेंगे। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इस बार कहीं ना कहीं पेटकेम साइड पे वॉल्यूम फ्रंट पे भी देखने को मिलेगा और हो सकता है थोड़े से जो मार्जिन्स हैं उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो ऑन द होल जो 4 बड़े सेगमेंट्स हैं उनमें से 3 सेगमेंट जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। केवल जो गैस ट्रेडिंग कारोबार है वहाँ पे हो सकता है कि सीक्वेंशियल आधार पर थोड़ा जो डिप है वो देखने को मिलेगा, जिस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगी। लेकिन हाँ, जो 3 बड़े सेगमेंट अच्छा परफॉर्म करेंगे उस वजह से हमारा ऐसा अनुमान है कि जो मुनाफा है वो करीब 15% के आसपास ग्रो करेगा और 1129 करोड़ रुपए के आसपास के जो नंबर्स हैं वो ये कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए सीक्वेंशियल आधार पे फिर से एक अच्छे नंबर्स पोस्ट हो सकते हैं और 15% मुनाफे में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका ये पूरा ही अनुमान बताने के लिए। लेकिन नतीजों से ठीक पहले अभी डिप के साथ ही करीब 2% तक की वीकनेस के साथ गेल 395 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि जिस तरीके से संदीप ने आपको बताया, जो 4 बड़े सेगमेंट्स हैं उनमें से एटलीस्ट एलपीजी कारोबार और जो पेटकेम कारोबार है वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। हाँ, इन्वेंट्री लॉसेस कैसे आते हैं उस पर जरूर बाजार की नजर रहेगी और उससे प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंपैक्ट होती है ये जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अनुमान यही है कि इस बार के मुनाफे में सीक्वेंशियल आधार पर एटलीस्ट 15% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। नतीजों से पहले ठीक रिएक्शन आप देख रहे हैं, फ्लैट और नेगेटिव रिएक्शन 1.5% तक की वीकनेस के साथ शेयर कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। चलिए, हमारे साथ अब मेघमानी ऑर्गेनिक्स के मैनेजमेंट भी मौजूद हैं और उन्हीं से जान लेते हैं उनकी कंपनी के बारे में। मिस्टर आशीष सुपारकर हमारे साथ मौजूद हैं, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और शुक्रिया अपना समय भी हमें देने के लिए। सबसे पहले अगर आपकी कंपनी के बारे में दर्शकों को बताएं तो 1986 में आपकी कंपनी का गठन हुआ था और तब से लेकर आज तक क्या रोबस्ट परफॉर्मेंस और जिस तरीके के एक्सपेंशन कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन किया है वो काबिले तारीफ जरूर है। और खास तौर पर अगर कोई भी कंपनी के बारे में कभी भी आपकी वेबसाइट पे जाता है तो सबसे पहले लिखा हुआ आता है केमिस्ट्री ऑफ सक्सेस। तो आपसे अच्छा कौन समझा सकता है हमारे व्यूअर्स को कि किस तरीके की केमिस्ट्री ऑफ सक्सेस पे आपने वर्क किया और अपनी कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया? पहली बात तो यह है कि हम लोग केमिकल इंजीनियर्स हैं। हमने फ्रेश केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। मेरे और मेरे पार्टनर जयंती भाई पटेल जो साथ में पढ़ा करते थे, एक हॉस्टल में रहते थे, एक ही 40 बच्चे की क्लास थी, उसमें केमिकल इंजीनियरिंग किया बड़ौदा यूनिवर्सिटी से साथ में। तो हम जब पढ़ाई करके बाहर आए तो उनको लगा कि वी आर गुड एट केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग। जयंती भाई का छोटा भाई नड्डू भाई वो भी हमारे साथ 1986 में जुड़ गए और हम तीनों ने मिलके, और दूसरे 2 भाई भी थे जो जयंती भाई नड्डू भाई के छोटे भाई हैं, सब ने मिलके यही सोचा कि वी शुड बी एक्सेलिंग इन केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग का हमारे पास अच्छा नॉलेज है, तो आज हम उसमें क्यों ना अच्छा काम करके देश को भी फ़ायदा हो, हमें भी अच्छा धंधा करने का मौका मिले, ये सोच के हमने कंपनी डाली और एक्सपांशन करते गए। एब्सोल्युटली सर, और ये जो केमिस्ट्री ऑफ सक्सेस है या केमिकल नॉलेज जो आपको थी, डेफिनेटली आपकी टैगलाइन आपकी कंपनी के परफॉर्मेंस को एकदम रेप्लिकेट कर रही है। जिस तरीके की रोबस्ट परफॉर्मेंस हमने ओवर द इयर्स देखी है, भले ही वो कंपनी के पिगमेंट कारोबार में हो या फिर एग्रोकेमिकल्स या बेसिक केमिकल्स कारोबार में, अब जहां पर एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है वहां पर देखने को मिले। खासतौर पर दर्शकों को ये भी बता दें कि पिगमेंट ब्लू बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से भी एक आप ही की कंपनी है। अगर डिफरेंट सेगमेंट्स की बात करें सर, भले ही वो पिगमेंट सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमें जो जानकारी है कि ग्लोबल मार्केट शेयर 7% तक के आसपास का है और इसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट्स द्वारा अभी आता है, मेनली फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका अगर देखा जाए। और अगर FY16 तक के आंकड़े देखे जाए तो टोटल सेल्स में करीबन 33% तक का कंट्रीब्यूशन आपके पिगमेंट कारोबार से आया है। कैसा लग रहा है अभी आउटलुक पिगमेंट सेगमेंट को लेते हुए, और आगे की ओर अगर हम देखें तो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ कहां से आएगा इस कारोबार में सर? पिगमेंट एक कंटिन्यूसली यूज प्रोडक्ट है और पिगमेंट को हर एक आदमी को ज़रूरत रहती है। पिगमेंट जाता है इंक में, जाता है प्लास्टिक में, जाता है रबर के स्लीपर्स जो ब्लू कलर के आते हैं उसमें भी पिगमेंट यूज होता है, पेंट में जाता है, हाउस के अंदर जाता है, कार पेंट्स में जाता है, मरीन पेंट्स में जाता है। तो पिगमेंट का यूज़ हर एक आदमी को डायरेक्ट इनडायरेक्टली है। हम जो
केन्स यूज़ करते हैं, कोका कोला, पेप्सी वगैरह, उसमें भी जो प्रिंटिंग होता है, उसमें भी जो लगते हैं पेंट, उसमें भी या इंक लगती है, उसमें भी पिगमेंट जाता है। तो पिगमेंट का आउटलुक कंटिन्यूस है। ऐसा ज़रूर है कि न्यूज़पेपर में जो इंक यूज़ हो रही है उसका कंजम्पशन थोड़ा वर्ल्ड वाइड कम होता है, पर सामने पैकेजिंग इंडस्ट्री का काम बढ़ता है, क्योंकि काफ़ी लोग पहले से ज़्यादा पैकेजिंग करके या शिपिंग करते हैं तो उसका भी पैकेजिंग होता है, उसमें यूज़ बढ़ रहा है, तो पैकेजिंग इंक का यूज़ बढ़ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्पेंसेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पिगमेंट लाइन का फ्यूचर बहुत बड़ा है। एब्सोल्युटली सर, अगर एग्रोकेमिकल की बात करें, इस सेगमेंट में काफ़ी वाइड रेंज ऑफ बल्क और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं आपके, मेगा स्टार, मेगा साइपर, मेगा बैन या सिनर्जी की अगर हम बात करें तो खास तौर पर कंपनी के पास एक कॉम्पिटिटिव एज भी है एक्सपोर्ट्स में और CBIB रजिस्ट्रेशंस को लेकर भी। आगे चलते हुए कंपनी पैन इंडिया प्रेजेंस को भी बढ़ा रही है, अपने डिस्ट्रीब्यूशन पर भी काफ़ी फोकस कर रही है। इसमें अगर बात करें तो आगे जाते हुए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या नई ज्योग्राफीज कोई कंपनी प्लान कर रही है जहां पर इस सेगमेंट के विस्तार हो सके? हम लोग काफ़ी डीलर्स अपॉइंट कर रहे हैं, नेटवर्क सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ब्रांडेड सेल बहुत कम है, हम उसको बढ़ा के 250-300 करोड़ 2 साल में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट ईयर से कोशिश चालू की, मगर लास्ट ईयर मानसून की हालत ठीक नहीं थी, तो पैसा लगाना या समय लगाना अच्छा नहीं लगा हमें, तो हमने 1 साल के लिए वो प्लान डिफ़र कर दिया। इस साल हम 150 करोड़ का टारगेट लेके चलते हैं और 2 साल में हम 250 से 300 करोड़ तक पहुंचना चाहते हैं, इंडिया में ब्रांडेड सेल करके, इंडिया में स्मॉल पैकिंग में सेल करते हुए। उसके लिए हमने पूरे इंडिया में एक्सेप्ट फार ईस्ट, फार नॉर्थ ईस्ट हमने कोशिश की है, हमने डीलर्स अपॉइंट किए हैं, और ये GST आने की वजह से और भी फ़ायदा होगा, क्योंकि टैक्सेशन सिंपल हो जाएगा। हमें लगता है कि उसका भी फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। एब्सोल्युटली, GST के बारे में विस्तार से थोड़ा और बाद में आपसे बात करेंगे, लेकिन आपने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर के बारे में बात करी और वो है मॉनसून, और जिस तरीके के आगे के प्रोजेक्शंस IMD ने लगाए हैं वो भी काफ़ी इनकरेजिंग है, खासतौर पर एग्रोकेमिकल स्पेस के लिए भी। एक नॉर्मल मॉनसून और 100% नॉर्मल प्रोजेक्शन जो नॉर्मल मॉनसून की जताई गई हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? खासतौर पर डिमांड आउटलुक कैसा लग रहा है आगे आने वाले कुछ महीनों के लिए? बात ऐसी है कि अभी जो एग्रोकेमिकल्स के रिलेटेड जो कोई भी प्रोडक्ट है, ये पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड है वगैरह, उसके प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी तकलीफ पड़ रही है लोगों को, चाइना, इंडिया दोनों को, बिकॉज एनवायरमेंटल करेक्शंस बहुत पावरफुल है, तो लोगों को बहुत ध्यान से बहुत लिमिटेड प्रोडक्शन करना पड़ता है। पाइपलाइन और वेयरहाउस में माल ख़त्म हो गए हैं। इस बार अगर मानसून अच्छी रही तो इसकी डिमांड बहुत अच्छी निकलेगी। और डिमांड सप्लाई की वजह से ऐसा लग रहा है कि डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो प्राइजेस और बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, प्लेसमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, अपना ब्रांचिंग एंड नेटवर्किंग और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। हम अभी ये सब पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मानसून साफ रहेगा, अच्छा रहेगा, ऐसा सबका अनुमान है। एब्सोल्युटली सर, आज कंपनी के नतीजे भी आए हैं Q4 के, तो अगर बात करें टॉप लाइन या बॉटम लाइन फ्रंट पर, रुझान पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। बस मुनाफे फ्रंट पर अगर देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा ब्लिप देखने को मिला है। इसके पीछे के कुछ कंसर्न्स रहे हैं इस क्वार्टर में, या फिर ये साइक्लिकल है इस साल का जो क्वार्टर है? किस तरीके के कंसर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं और यहाँ से आगे जाते हुए बॉटम लाइन का आउटलुक क्या है? ऐसा है कि ये क्वार्टर जो गया, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, उसमें डॉलर रुपये में 4 रुपये की गिरावट आई है जी। अगर आप सोच लिए सीधा कि हमारा $30 मिलियन का अगर आउटस्टैंडिंग रहता है तो 12 करोड़ रुपया तो हमारा सिर्फ डॉलर रुपये के एक्सचेंज में चला गया। अभी 64 से 60 होने का चांसेस नहीं है, 64 से थोड़ा थोड़ा बढ़ के 65, 66 होने का चांसेस है। तो अगर 64 रहता है तो भी हमारा प्रॉफिट अच्छा जाएगा। क्योंकि पूरे साल का अगर आप देखें तो बेहतर है साल हमारा, और आगे जाते समय हमें लगता है कि नेक्स्ट 5 इयर्स बहुत अच्छे हमारे लिए, और हम हर एक क्षेत्र में, पिगमेंट के क्षेत्र में, एग्रोकेमिकल के क्षेत्र में, बेसिक केमिकल के क्षेत्र में, तीनों में डबल करने की कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट 5 इयर्स में, और तीनों क्षेत्र में 1000 करोड़ का काम करने का प्लान बना के रखा है। 4 से 5 साल में हम ये टारगेट मीट करेंगे।
ऑल राइट सर, खास तौर पर अगर कंपनी के करंट डेट टू इक्विटी रेशियो को समझें तो काफ़ी रिडक्शन करा है कंपनी ने डेट टू इक्विटी रेशियो को लेते हुए, फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी ईज हुई है। तो करंट डेट ऑन बुक्स क्या है और आगे जाते हुए कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी डेट फ्री हो जाएगी? डेट फ्री तो कंपनी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डेट फ्री होती है यानी कि आप प्रोग्रेस कम कर रहे हैं। जितना लीवरेज हो उतना बोरो करके आगे बढ़ना चाहिए। पर फिर भी 90 करोड़ हमने डेट लास्ट ईयर दे दिए, 90 करोड़ हमने जो ईयर खत्म हुआ वहाँ दे दिए, ये साल भी हम 80-90 करोड़ देंगे। और अगर कुछ नया डेट नहीं लिया तो नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में डेट हमारा कुल मिला के 120 करोड़ हो जाएगा। जो 700-800 करोड़ डेट क्यूमुलेटिव रहता था उससे हमने 120 करोड़ के डेट पे हम आ जाते हैं। हमने काफी डेट रिटर्न कर दिया। राइट सर, अगर कैपेक्स की बात करें, कंपनी लगातार इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम हुई है, बोरोइंग कॉस्ट कम हुई है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सर आगे जाते हुए अगर कैपेसिटी एडिशंस की बात करें तो कंपनी ने लगातार विस्तार किया है बीते 5 सालों में भी, और आगे भी देखा जाए तो Q4 में क्लोरोमीथेन जो प्लांट है उसे भी कमीशन करने का कंपनी का प्लान था। तो क्या वो ऑलरेडी कमीशन हो चुका है? उसका स्टेटस क्या है? और आगे जाते हुए कब तक आपकी बुक्स में उसका टॉप सेल्स रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा? हमने अनाउंस किया तब से 18 मंथ्स का प्लान था। फिर भी हम मानते हैं कि जून 18 के अंदर या सितंबर 18 बिटवीन में हम ट्रायल रन प्लांट के चालू करेंगे, और नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स तक हम उसका मार्केटिंग प्लानिंग करेंगे। उसके पूरे फ्रूट्स, ऑल गुड रिटर्न्स विल कम सब कैलेंडर ईयर 18-19 में आएगा। एब्सोल्युटली 17-18 के अंदर उसकी पूरी एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी और 18-19 से फुल रिटर्न्स आएंगे हमारे पास। राइट सर, आगे जाते हुए क्या कुछ नए ज्योग्राफीज में आपका प्लान है एक्सपैंड करने का? अगर हम खास तौर पर बात करें बेसिक केमिकल्स की ओर, अगर इस क्षेत्र में एक्सपैंड करना हो, क्या कोई नए आपने ज्योग्राफीज चुनी है? मार्केटिंग ज्योग्राफी की अगर बात है तो अभी पूरे वर्ल्ड में 75 कंट्रीज में मार्केट कर रहे हैं हमारी प्रोडक्ट की। मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात है तो दहेज में हमने काफ़ी बड़ा प्लॉट लेकर रखा है। दहेज में कलेक्टिवली हमारे पास 1 मिलियन स्क्वायर मीटर जगह है, वो 3-4 क्रिकेट स्टेडियम से भी ज़्यादा जगह है। उसमें से आज भी 40 to 45% खाली है। हमने लेके रखी है कि फ्यूचर अगर बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना है तो भी हम बना सकते हैं वहाँ। अभी हर एक एक्सपांशन हमारा वहाँ आएगा, और उसके लिए जगह है, पानी है, पावर है, मैनेजमेंट है, सब हमारे पास है। तो नेक्स्ट 2-3 इयर्स के लिए और जगह लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। राइट सर, आपने जीएसटी के बारे में कुछ ही देर पहले बात करी थी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक तो कोल जिसका इस्तेमाल आपके काफ़ी रॉ मटेरियल्स में होता है उसे 5% के ब्रैकेट में रखा गया है। कॉस्टिक सोडा बिजनेस पर इसका किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा, और ओवरऑल आप जो आपका बिजनेस है किस तरीके का जीएसटी टैक्स वो अट्रैक्ट कर रहा है? अगर आप इवेल्युएट कर पाए हो अभी तक जिस तरीके से दरें सामने आई हैं, किस तरीके से इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? जी, मैं मानता हूं कि हमारे बिजनेस को अभी रेट्स तो अभी आए हैं, पूरा स्टडी हम नहीं कर सके हैं जी। मगर आज एक आराम से मैं बोल सकता हूं कि 1 करोड़ का तो हमको सीधा ही फायदा होगा। ओके क्योंकि जो हम एक्साइज ड्यूटी सब भरते थे उसके ऊपर जो ऐसे काफ़ी टैक्सेस थे जो हम भरते थे मगर उसकी क्रेडिट नहीं ले पा रहे थे, वो सब अभी निकल गए हैं, लाइक एजुकेशन सेस वगैरह वगैरह। तो वो जो कुल मिला के हमें 1 करोड़ का एक आउटवर्ड फिनेंशियल चला जाता था, वो हम अभी नहीं जाएगा, वो फ़ायदा होगा। प्लस हमें को जो वेयरहाउसिंग करना पड़ता था काफ़ी स्टेट में, वो अब सब नहीं करना पड़ेगा। उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता था एक्स्ट्रा, वो नहीं करना पड़ेगा। तो कंपनी को खास ईज ऑफ मार्केटिंग हो जाएगी, रिफंड का भी, फाइनेंशियल कंट्रोल भी ईज हो जाएंगे। ऐसा जीएसटी का फ़ायदे बहुत लग रहे हैं हमें। एब्सोल्युटली, तो जीएसटी से कहीं ना कहीं कंपनी को ज़रूर फायदा होगा। सर, क्रूड की ट्रैजेक्टरी को देखते हुए अब बीते 3 हफ्तों से ऊंचा हुआ है क्रूड और डेफिनेटली $50 टू द बैरल के ऊपर आया है। आगे जाते हुए किस तरीके के आपको लग रहा है कि ये प्राइसेस रहेंगे और आपके रॉ मटेरियल कॉस्ट्स कैसे रहने वाले हैं? हमारे सब रॉ मटेरियल ऐसे क्रूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, पर आज आगे जाते ऐसा लगता है कि क्रूड $60 पर बैरल से क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेल ऑयल आता है, शेल गैस आते हैं,
वो काफ़ी प्रेशर कर रहे हैं ऑयल क्रूड के ऊपर कम करने के लिए। और आज ऐसा डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आ रही है कि 8-10 साल के अंदर गाड़ी सब इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, तो पेट्रोल डीजल की कंजम्पशन कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी क्रूड के प्राइसेस के ऊपर प्रेशर रहेगा। मैं मानता हूं कि क्रूड $60 क्रॉस नहीं करेगा, 50-55 तक जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय हमें देने के लिए, जी बिजनेस से चर्चा करने के लिए, विस्तार योजनाओं पर भी बातचीत करने के लिए और रिजल्ट्स पर भी अपने ओपिनियंस रखने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स एज वेल। चलिए इसी के साथ समेटना होगा यहीं कॉर्पोरेट रडार को। आपने जाना आज आशीष सुपरकर जी से मेक मनी ऑर्गेनिक्स के बारे में, और इन्वेस्टर्स को जरूर समझ आया होगा एक 360 डिग्री व्यू इस कंपनी के बारे में। इसी